जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। गोरखा रेजिमेंट में पिछले 4 साल से नेपाल के गोरखा भर्ती नहीं हो रहे और इसका एक कारण है अग्निवीर। लेकिन मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जो सूचनाएं आ रही है गोरखा रेजिमेंट को लेकर वो डराने वाली है। यदि भारत सरकार ने इस मामले में कोई पहल नहीं की तो ये मान के चलिए कि अगले एक दशक के भीतर गोरखा रेजिमेंट में आधे सैनिक नेपाल के बचे रह जाएंगे और फिर ये समझिए कि कुछ समय बाद नेपाल से कोई भर्ती नहीं होगा। और आशंका और डर ये है कि इससे नेपाल के जो गोरखा हैं उनका चीन की पीएलए में भर्ती होने का रास्ता खुल जाएगा। और आपको ये मालूम भी होना चाहिए कि यूक्रेन और रूस का जो युद्ध हो रहा है जिसे 2 साल होने वाले हैं उसमें लगभग 100 नेपाली जो लोग हैं यानी नेपाली गोरखा उस युद्ध में घायल हो गए हैं या लापता हैं, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। और खुद नेपाल सरकार भी मान रही है कि नेपाल के गोरखा इस समय रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं, लगभग 200, और उसमें से 7 के मृत्यु की तो सामने रिपोर्ट भी आ चुकी है। यानी जब भारत में भर्ती नहीं हो पा रहे हैं गोरखा तो वो दूसरे देशों में जा रहे हैं। और ये तब हो रहा है जब हम जो फील्ड मार्शल थे जनरल मानेकशॉ उनकी एक पिक्चर आई है उसको हम देख रहे हैं और गोरखा रेजिमेंट की बहादुरी को हम याद कर रहे हैं, क्योंकि इन्हीं मानेकशॉ ने कहा था यदि कोई कहता है कि मैं मृत्यु से नहीं डरता तो या तो वो झूठ बोल रहा है या वो गोरखा है। और गोरखों का योगदान भारत के इतिहास में, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो नेपालियों का और गोरखों का भारतीय जो सेना है उसमें, उसको योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। और एक बार और याद है कि ये सिर्फ सेना में भर्ती होने तक का मामला नहीं है। ये जो भर्ती होते हैं नेपाल के गोरखा, वो भारत और नेपाल के जो संबंध है सदियों से, उन संबंधों को प्रगाढ़ करते हैं। और यदि वो गोरखा सैनिक नहीं रहे नेपाल के ऐसे आने वाले तो एक चीज समझिए कि नेपाल पूरी तरह से चीन के पाले में चली जाएगा। भारत सरकार को यह सोचना चाहिए। जी हाँ, मैं इसी पर मैं बात करूंगा, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। गोरखा रेजिमेंट, इसकी पहले मैं हिस्ट्री बताता हूं, फिर आज की हालात भी बताऊंगा। गोरखा जो शब्द है, गोरखा नेपाल में एक छोटा सा जिला है और एक नेपाल में जो गोरखा जगह है एक छोटा सा राज्य था। और ये जो नेपाल के राजा थे, राजवंश जिसने हाल तक राज किया था, उनके पुरख वहीं से निकले थे। और पृथ्वीनारायण शाह वहीं से राजा थे और उन्होंने पूरा नेपाल का एकीकरण किया था। उनका जो जीवन काल है वो 1722 से 1775 था और उन्होंने 1769 के आसपास नेपाल को एकीकरण का अभियान शुरू किया था। अब पहले उन्हें काठमांडू घाटी के 3 जो मेन राज्य थे नेवारों के, उनको किया था, अपने हराया था और वहां कब्जा कर लिया था। उसके बाद उनकी सेनाएं पूरब में भी चली और पश्चिम में भी। पूरब में वो सिक्किम तक में गोरखा चले गए थे और पूर्व पश्चिम में कुमाऊं, गढ़वाल और हिमाचल का यानी सतलज तक पहुंच गए थे। इतना बड़ा इनका गोरखा साम्राज्य हो गया था। और बाद में जब 1815 में अंग्रेज नेपाल युद्ध हुआ तो उसमें नेपाल की हार हुई थी और नेपाल की सीमाएं पश्चिम में जो उत्तराखंड की सीमा है नेपाल की, वो है काली नदी, और पूरब में तीस्ता नदी तक बांध दी गई थी। अब गोरखा कौन है? सवाल है कि गोरखा कौन है? गोरखा नाम आया है गुरु गोरखनाथ से, और जो ये राजवंश था पृथ्वीनारायण शाह के वंशजों का, इनका, वो गुरु गोरखनाथ को मानते थे। और गुरु गोरखनाथ ने ये भी कहते हैं कि उनके सपने में आए थे और उन्होंने एक प्रेरणा दी थी कि युद्ध करो और नेपाल का एकीकरण करो। जब उन्होंने पहली गोरखा रेजिमेंट अपनी बनाई थी या गोरखा सेना जो बनाई थी, उसमें 4 जातियां थी। बाहुन जो कि ब्राह्मण थे, ब्राह्मण, ठकुरी जो वहां का राजवंश है जो राज करते थे, क्षेत्री जो वहां के राजपूत हैं या खस राजपूत जिनको कहते हैं, क्षत्रिय कह सकते हैं राजपूत में खस, और इसके बाद मगर, एक जाति है मगर। लेकिन जब युद्ध में ब्राह्मणों को बाद में वहां से हटा दिया गया, क्योंकि उनके मामा यानी जो पृथ्वीनारायण शाह थे, उनके मामा ने कहा था कि ब्राह्मणों का काम युद्ध करना नहीं, पूजा पाठ में। तो फिर ब्राह्मणों को सेना के साथ युद्ध करना से पहले पूजा मंत्र जो भी थे, शंख बजाने, इस तरह की काम सेना को
के दे दिए गए। लेकिन उनके साथ एक और जाति गुरुंग, यानी इस तरह से गोरखा जो उनकी बटालियन बनी थी पहली या सेना बनी थी, उसमें कई उनकी बटालियन थी। ब्रिटिशर्स की तरह से पैटर्न उन्होंने डेवलप की थी अपनी सेना, और उसमें आ गए थे ठकुरी, खसक्षेत्री, मगर और गुरुंग, चार। और इन चारों की जो जातियां थी उन्होंने कहर बरपा दिया था। बाद में और भी जातियां आई, लेकिन मुख्य तौर थी। ब्रिटिशर्स ने जब देखा, युद्ध हुए थे और उन्हें ब्रिटिश सेना को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो उन्होंने देखा कि यार ये सैनिक बहुत काम के हैं। और फिर उन्हें अपनी सेना में, जब नेपाल 1815 में ब्रिटिशर्स के साथ संधि हुई, तो उधर दार्जिलिंग से लेके सिक्किम का तक का ये सब बोला, यानी तीस्ता से पूरब का इलाका और काली नदी से पश्चिम में पश्चिम का इलाका ब्रिटिशर्स के पास आ गया, बाकी नेपाल रह गया। तो एक संधि में हुआ था कि गोरखा यानी नेपाल के जो लोग हैं वो भी ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। उसके बाद जब भारत आजाद हुआ 1947, तो उसमें त्रिपक्षीय संधि हुई थी, ब्रिटिशर्स यानी ब्रिटेन और भारत और नेपाल। उसमें यह था कि जो गोरखा लोग हैं नेपाल के, वो भारतीय सेना और ब्रिटिशर्स की सेना में भर्ती हो सकेंगे। और जो गोरखा रेजिमेंट था या गोरखा ब्रिगेड भी कहते हैं, उनका डिवीजन हुआ था। उसमें से कुछ बटालियन ब्रिटिशर्स के पास चली गई थी और कुछ भारत के सेना का हिस्सा बन गई थी। कुछ लोग ये भी आता है कि कुछ जो वहाँ की बटालियन उनके हिस्से में आए थे, उनमें से कुछ लोग इंग्लैंड जाने से उन्हें मना कर दिया था, तो फिर उनको ही भारतीय सेना में समायोजित किया गया था। और तब से ये परंपरा थी कि भारतीय सेना में नेपाल के गोरखा भी भर्ती होते थे। भारत में भी गोरखा है, देहरादून में है, इसके अलावा हिमाचल में है, उत्तराखंड में है, और दार्जिलिंग से आगे पूरा इलाका है, सिक्किम में भी है। ये लोग बसे, ये इन्हीं के मूलतः यहीं के लोग हैं। वो सेना जब सीमाएं बटी तो ये भारत के हिस्से में आ गया, लेकिन मूलतः ये लोग वहीं के मूल निवासी हैं। अब अग्निवीर आने से क्या हुआ? अग्निवीर में ये था कि सेना की जो थी वो टेम्परेरी व्यवस्था आ गई थी। जो भर्ती होने थे उसके बाद उनको कुछ समय बाद घर भेज देना था, और उसमें 25% मुख्य सेना में स्थायी सैनिक बनाना था। गोरखा रेजिमेंट को लेकर फिर नेपाल ने कहा कि ये संधि तो आपने एक तरफा भारत से कहा कि ये संधि कैसे बदल दी। संधि में ये था कि नेपाल के स्थायी सैनिक आएंगे, और भारत सरकार ने इस पर कुछ उनको जवाब नहीं दिया। और इसके बाद 4 साल से बीच में कोविड काल भी आया था, भर्ती भारत में ही बंद हो गई थी उन दिनों। उस बाद कोविड खत्म हुआ, लेकिन नेपाल सरकार ने साफ तौर पर कहा कि यदि इस पे अग्निवीर है तो हमारे नागरिक नहीं आएंगे, क्योंकि संधि कुछ और थी। संधि ये थी कि नेपाल के जो गोरखा आएंगे, नेपाली लोग, वो परमानेंट सैनिक के तौर पर। अब संधि का ये अपनी जगह वो सही है, क्योंकि संधि जब में बदला जाना है तो फिर 3 पक्षीय बात होनी चाहिए थी, ये नहीं तो 2 पक्षीय होनी चाहिए थी। भारत सरकार ने एक तरफा फैसला कर दिया। अब हुआ क्या, लगभग 40% जो गोरखा रेजिमेंट होती है उसमें, या गोरखा ब्रिगेड, उसमें नेपाल के लोगों की हिस्सेदारी होती है। बाकी भारतीय गोरखा या और भी लोग आते हैं उसमें शामिल। अब ये नहीं हुआ तो 4 साल से बंद हो गई। अब 4 साल से वैकेंसियां जो थी उसको उनकी जगह खाली। तो आपको याद एक और भी बता दूं कि जो नेपाल के सेना अध्यक्ष होते हैं वो भारतीय सेना के मानद जनरल भी होते हैं, और भारतीय सेना के जो सेना अध्यक्ष हैं आर्मी के, वो नेपाल की सेना के मानद अध्यक्ष भी होते हैं। वहाँ के जो प्रभु शर्मा है वो भारत की सेना के मानद अध्यक्ष हैं, और यहाँ के जो मनोज पांडे हैं वो नेपाली सेना के मानद अध्यक्ष हैं। इतना इनका एक संबंध बना के रखा गया। यानी दोनों सेनाएं कभी आमने सामने कैसे आ सकती हैं जब दोनों के जनरल एक दूसरे के मानद अध्यक्ष हैं। ये रिश्ते खून के संबंधों से भी ज्यादा एक परिवार जैसे थे, सांस्कृतिक संबंध थे। लेकिन अब नेपाल में क्या हो रहा है, भारतीय जो सेना में गोरखा नेपाल के आने बंद हो गया, और उनकी जगह ये बात आ रही है कि गढ़वाली, कुमाऊनी या नगा जो रेजिमेंट में भर्ती होते हैं लोग, उनको इसमें डाला जा रहा है। लेकिन गोरखों के लिए वो जगह अभी खाली रखी गई है, और ये यह भी कहा जा रहा है कि यदि गोरखे नहीं है तो उनको दूसरों को वो सीट दे दी जाएगी। लेकिन ऐसा क्यों? क्या भारत सरकार के लिए सिर्फ सैनिक ही चाहिए? क्या वो संबंध नहीं है जो भारत और नेपाल के थे? और एक बात और आपको बता दूं, नेपाल में राजवंश खत्म होने के लिए भी जिम्मेदार जैसे भारत को माना जाता है। आपको ये मालूम होगा, एक पुस्तक आई थी रॉ के स्पेशल निदेशक थे अमर भूषण,
उनकी पुस्तक है इनसाइड नेपाल। उस किताब में ये कहा गया है कि एक बार राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जब नेपाल यात्रा पे गए थे, और काठमांडू स्थित जो भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है वहां पे वो भी जाना चाहते थे, और सोनिया गांधी भी। सोनिया गांधी को नहीं जाने दिया गया, ये उस किताब के हवाले से मैं कह रहा हूँ। और सोनिया गांधी को इसलिए नहीं जाने दिया कि वो गैर हिंदू थी, क्योंकि आप जानते हैं कि वो ईसाई है। ये उनके देश का मामला, किसको जाने देना नहीं जाने देना मैं इस बहस में नहीं पड़ा, लेकिन ये घटना इतिहास है, मैं उसको बता रहा हूँ जो इस किताब में लिखा गया, मैं नहीं कह रहा। और फिर उसके बाद सोनिया गांधी गुस्से में तिलमिला गई थी और राजीव गांधी भी नाराज हो गए थे। और कहा जाता है, उस किताब का दावा है कि राजीव गांधी ने आते ही भारत में कहा कि नेपाल में राजवंश खत्म होना चाहिए। उसके बाद पूरी हिस्ट्री ये है कि माओवादी आ गए। और अब आप बताइए माओवादी, तो ये कथा है, वैसे एक अलग से मैं डिटेल में लाऊंगा, इसमें बात करूंगा। नेपाल के लोगों में पहले से गुस्सा है, जो वहां पर दोबारा राजशाही को लाने की बात कर रही है, हिंदू राष्ट्र का खत्म कर दिया, उसके लिए एक जिम्मेदार ठहरा जाता है राजीव गांधी और सोनिया गांधी उस किताब में। और लोग भी नेपाल के यही लिखते हैं। भारत सरकार भी इस पे मौन रहती है। अब माओवादियों की आने बात क्या हो, माओवादियों ने अपने जो 4 सूत्री मांग थी उसमें जब राजशाही की बात हो रही थी तो उन्होंने कहा था कि भारत की जो सेना है गोरखा रेजिमेंट, उसमें नेपाल के नागरिकों को भर्ती नहीं करने दिया जाए। लेकिन जैसे वो सत्ता में आए, वहां राजशाही खत्म होगी, तो वो व्यवहारिकता समझ गए, क्योंकि उससे लोगों को रोजगार मिलता था, दूसरे देशों के संबंध कैसे थे और रेवेन्यू भी आता था, ये चीजें वो समझ गए। क्योंकि विपक्ष में रह के कुछ भी बोलना अलग चीज है, और जब आप सरकार में आ जाते तो थोड़ा सा आप पे दायित्व भी आ जाता है। लेकिन जब सरकारें आती गई तो आपको याद होगा कि वहां पे थे जो ओली आए थे, केपीएस ओली, आपको याद होगा कि वो पूरे चीन के पाले में चले गए थे। उसके बाद स्थितियां बदली जो भी है, लेकिन नेपाल में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो चीन का समर्थक है। सरकारें वहां पे पहले ही उस विचारधारा में रहती हैं जो चीन के निकट है, और नेपाली कांग्रेस जो भारत के निकट होती थी वो पहले ही कमजोर हो चुकी है। ऐसे में एक बहाना, एक तो पहले भी हुआ था जो 2015 में जब उन्होंने वहां पे ये माना गया कि भारत ने वहां पे जो बंदी कर दी थी, वहां पे कोई भी आवाजाही बंद कर दी थी वाहनों की, तो उनको खाने पीने की राशन की चीजें नहीं जा पाई। हालांकि वहां मधेसी आंदोलन था जो भी अलग था, लेकिन उसके लिए दोषी वो भारत को ठहराते कि वो हमें भूखे मरने के लिए भारत ने छोड़ दिया था, और उससे वो चीन की तरफ जाने लग गए। और अब एक बड़ा और कारण होने वाला है, अग्निवीर की यही हालत रही है। नेपाल से लोग गोरखा रेजिमेंट में नहीं आए तो जाहिर है कि वे लोग पीएलए में भर्ती होने लगेंगे। और आपको यह भी बता दूं कि बहुत समय से पाकिस्तान भी कोशिश करता रहा कि नेपाली उनकी सेना में आ जाए। उनका तो धार्मिक एजेंडा है कि हिंदू आपस में मरेंगे, जैसे मुगल यहां लड़ाते थे, और वही वो करते रहेंगे और मरेंगे कौन, दोनों तरफ से हिंदू। वो होगी। अब इस समय जो नेपाली की जो वीरता का है झंडा पूरे विश्व में गाड़ रखा है, उसमें देखिए भारत में तो होते ही हैं, ब्रिटिश में होते हैं, सिंगापुर में आ गए, अब रूस में लड़ी रहे हैं यूक्रेन के साथ। इसके अलावा फ्रांस की सेना में भी भर्ती होने की उनके पास ये आई है। इसके अलावा विभिन्न देशों की सेनाओं में कितने रिकॉर्ड हैं, क्या है, ये नेपाल के पास भी नहीं है, लेकिन नेपाल के लोग भर्ती हो रहे हैं। नेपाल के लोग काम की तलाश में जाते हैं, या फिर पढ़ाई के नाम पे जाते हैं, या वो फिर जाते हैं वहां पे यात्रा के नाम पे, और फिर जब उनको रोजगार मिलता है तो युद्ध करना उनकी एक मार्शल रेस है, तो वो भर्ती होने लग जाते हैं। लेकिन भारत के लेके ये बातें आ रही हैं, ये पुराने जो आर्मी ऑफिसर रहे हैं सेना में, अब जो रिटायर हो गए, या और भी लेख आ रहे हैं, आप तमाम गूगल में भी देख लीजिए, किताबों में पढ़ लीजिए, अखबारों में पढ़ लीजिए, जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म है उसमें ये बात आ रही है कि भारत सरकार अब मन बना रही है कि नेपाल के गोरखाओं को गोरखा रेजिमेंट में भर्ती न किया जाए। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो यह है कि उनका मानना है कि भारत में बेरोजगारी है, भारत के लोगों में भी गोरखा या गढ़वाली, कुमाऊनी, नगा या नॉर्थ ईस्ट के जो भी लोग हैं उनको भर्ती कर लिया जाए। दूसरा, पैसा, पेंशन और वेतन का बड़ा पैसा होता है, वो नेपाल चले जाता है। इसके अलावा उनका एक और कहा है कि उपनिवेशवाद, यानी तब दूसरे देश भर्ती किए जाते हैं, दूसरे देशों के लोग भारतीय सेना में, उसको भी बंद किया जाए। लेकिन इसका इम्पैक्ट गलत होगा। यदि आप नेपाल को अपना मानते हैं, अपना सांस्कृतिक सहोदर मानते हैं, आपकी सीमाएं खुली हैं,
रोटी बेटी के रिश्ते हैं, चाहे उत्तराखंड से जुड़े हों और नेपाल का हिस्सा, या मधेश उत्तर प्रदेश और बिहार का हिस्सा हो, या फिर आगे दार्जिलिंग सिक्किम की तरफ से वो लोग, उनके आपस में सब रिश्ते हैं, आवाजाही फ्री है, बहुत कुछ है। कुछ कमियां भी हो सकती है इसमें कि उस वहाँ से पाकिस्तान के अपराधी भारत घुस आते हैं, लेकिन ज़्यादा तक इसमें 200 देशों के संबंध एक रहते हैं। लेकिन यदि ऐसा हुआ तो नेपाल के लोग फिर चीन की सेना में भर्ती होने लगेंगे, और चीन बहुत समय से कोशिश करता रहा है पहले से ही कि नेपाल के लोग उनकी सेना में भर्ती हो, क्योंकि मृत्यु दूसरे देश का दूध मर जाएगा, इस तरह की उनकी क्या लेना, उनको तो मजे ही मजे रहेंगे, उनके लोग बचे रहेंगे, नेपाल के लोग मरते रहेंगे। लेकिन भारत के लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं कि ये पूरी तरह से नेपाल भारत से फिर कटता चला जाएगा। इसे भारत के जो भी नीति निर्धारक लोग हैं, सत्ता में हैं, जो भी हैं, उनको इस पर पुनर्विचार करना चाहिए कि नेपाल के लोग भारत में भर्ती होते रहें। जहाँ तक पैसे की बजट की बात है, तो आप 85 करोड़ लोगों को मुफ्त में खाना भी तो दे रहे हो, तब आपका खजाने में कम नहीं हो रहा है। और जो लोग आपके लिए जान देते हैं, जान देते रहे हैं, उनको यदि आप पेंशन देते हैं, उनको आप वेतन देते हैं और भी देते हैं, तो आखिर यहाँ आपका जो खजाना है वो संकुचित क्यों हो गया? ये सोचने की बात होगी। और आप लोगों को भी, जो लोग हैं, इस पर कमेंट से लिखिए, आपसे अनुरोध है। और मेरा ये मानना है कि जो गोरखों की भारत के लिए त्याग बलिदान रहा है, और जो इतने बहादुर हैं कि मानेक शॉ ने कहा था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि यदि कोई कहता है कि वो मृत्यु से या मौत से नहीं डरता, तो या तो झूठ बोल रहा है वो गोरखा। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। कमेंट में उससे लिखिए कि कैसी वीडियो लगी। मिलता हूँ नए विषय के साथ, लेकिन अभी गोरखाओं पे बहुत आएगा कि गोरखा में जो एक मैंने पुस्तक का उल्लेख किया, उस पर भी आप देखते रहिए। कमेंट में अवश्य लिखिएगा। इस तर्कों के साथ, इतिहास के साथ कुछ चीज़ें छूट गई होंगी, नई वीडियो आ जाएगी, उसमें ऐड करूँगा। जल्दी मिलता हूँ, तक तो जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।